गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आपका मेरे क्लास में स्वागत है। जैसा कि अब तक हमने आपको विभिन्न शिक्षा आयोगों को बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 2 के दौरान मेरे द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शैक्षिक विकास के उद्देश्य से कई शिक्षा आयोग नियुक्त किए गए। इन आयोगों ने लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा की आवश्यकता को उल्लेख करते हुए इसके उद्देश्य निर्धारित किए हैं। विभिन्न शिक्षा आयोगों में हमने आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग इत्यादि पर हमने प्रकाश डाला है। उम्मीद है आप लोगों को यह आयोग समझ में आ गया होगा। आज हम नए अपनी आयोग की कड़ी को बढ़ाते हुए नीति को लेकर चल रहे हैं। वह नई शिक्षा नीति है 1986 की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अगस्त 1885 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज को पूरे देश में जारी किया था। इस स्तर पर इस दस्तावेज पर बहस हुई। क्या हुई? बहस हुई शिक्षा की चुनौती को लेकर कि समाज के विभिन्न वर्गों ने इस बहस में भाग लिया और इस बहस का परिणाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रूप में हमारे सामने आया। भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्या कहा गया? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया, है ना। 1948 के बाद ही क्या हो गया? शिक्षा को भारत में व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुद्रालय की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो कि अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई? कब? 1990 में, ठीक है। आचार्य राम मूर्ति के द्वारा अध्यक्षता में इसकी समीक्षा की गई तथा 1993 में यशपाल समिति का गठन किया गया। 1986 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जारी किया गया। 1986 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जारी किया गया। नई शिक्षा नीति बहुपक्षीय उद्देश्यों पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? बहुपक्षीय उद्देश्यों पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत तत्वों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया। आप लोग इसको पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं। इस नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए समान
शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया तथा अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। शिक्षा के सार तत्व व उसकी भूमिका के बारे में नीति में कहा गया कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है। शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने आप में एक अद्वितीय निवेश है। नेक्स्ट, समानता के लिए शिक्षा महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा वंचित वर्ग है ना, यानी कि पिछड़े वर्ग को भी समान अवसर उपलब्ध करवाना है। शिक्षकों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। क्यों? ताकि क्या हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या हो, उसके उद्देश्य थे ताकि ये नीति को अपनाने से क्या हो, अगर इन सब चीजों को हम ये अपने अंदर ये जिम्मेदारी को निभाते हैं तो ये नीति अच्छा होगा। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों, पाठ्य तालिकाओं तथा शैक्षणिक वातावरण को राष्ट्रीय एकता के मूलभूत आदर्शों से संबंधित करने पर विशेष बल दिया गया। किस पर? पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य तालिकाओं पर, क्योंकि इसके बिना शिक्षा नीति नहीं हो सकती, इसी पर आधारित रहती है। नेक्स्ट क्या है? यह शिक्षा नीति द्वारा पाठ्यक्रमों, विचार गोष्ठियों तथा अन्य साधनों द्वारा छात्रों में नैतिक मूल्यों की भी स्थापना पर विशेष बल दिया। क्योंकि शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या है, हमेशा विचार, नैतिक मूल्य, छात्रों के अंदर नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य इत्यादि बहुत ही आवश्यक महत्व है इसका। नेक्स्ट क्या है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया। इस नीति के अंतर्गत 4 प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की गई। आगे हम क्या देखेंगे? 4 प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की गई। वे कौन कौन से हैं? पहला, शिक्षण संस्थाओं के लिए क्या होनी चाहिए? 2 विशाल भवनों का होना नितांत अपेक्षित है। प्रत्येक मौसम में इन भवनों में पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित रूप में हो तथा इस हेतु ठोस आधारों पर भवनों के निर्माण का निर्देश दिया गया। क्या दिया गया? शिक्षण संस्थाओं के लिए विशाल भवन होने चाहिए। इन भवनों में पढ़ाई की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ ठोस आधारों पर हो, ताकि शिक्षण संस्थाओं की उसके जो मुख्य बिंदु हैं इस पर गौर करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में खेलकूद से संबंधित आवश्यक साधनों का होना अपेक्षित है। क्योंकि बच्चों का व्यक्तित्व क्या है? खेलकूद, क्रीड़ा प्रांगण जिसे हम कहते हैं, और शारीरिक व्यायाम के द्वारा ही क्या होता है ज्यादा। जैसे कल योग दिवस भी मनाया गया पूरे देश में। तो इन सब चीजों के लिए बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए इन सब चीजों का होना हमारी शिक्षा नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अतः नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों में खेल कूद को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षाओं में श्याम पट्ट पर लगाए जाने वाले निर्देश दिया गया। और नेक्स्ट क्या है, इसके अंतर्गत शैक्षणिक सामग्रियों के उपयोग को भी निर्देश दिया गया। जैसे नक्शे, चार्ट, ग्लोब इत्यादि को शामिल किया गया, ताकि बच्चे, प्राइमरी जो शिक्षा के जो बच्चे हैं, इन सब चीजों से खेल कूद के दौरान, खेलते खेलते नक्शे, चार्ट, ग्लोब के दौरान वो का क्या हो, शैक्षणिक सामग्रियों के द्वारा वो क्या हो, उनकी पढ़ाई में बड़ा सरलता लाना बड़ा आवश्यक था। इसीलिए इन सब चीजों का उन्होंने
निर्देश दिया। भारत सरकार के द्वारा 1986 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर विशेष बल दिया गया। शिक्षा के अतिरिक्त शारीरिक, संपोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, नैतिक तथा भावनात्मक क्षेत्रों में बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस कार्यक्रम को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शॉर्ट में हम इसे क्या कहेंगे, ECCE के नाम से जाना जाता है ना। इसके आगे फिर देखते हैं शिक्षा नीति 1986 की कुल 12 खंडों में बांटा गया है, जिन्हें केवल 157 बिंदुओं के अंतर्गत शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया है। यहाँ हम कुछ खंडों की चर्चा करेंगे। उन व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देकर विषमताओं को दूर करने तथा शैक्षिक अवसरों को समान करने पर बल देती है, जो कि अब तक समानता से क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो पहला क्या है इसका, समानता के लिए शिक्षा। इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति ने क्या कदम उठाए कि नई शिक्षा नीति असमानता को दूर करने तथा शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष ध्यान देगी। पहला, महिलाओं की स्थिति पर आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाएगा। स्त्री निरक्षरता तथा प्रारंभिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य को द्रुतगामी प्राथमिकता दी जाएगी। नारी शक्ति के जागरण हेतु नई शिक्षा प्रणाली में इसकी भूमिका सकारात्मक हस्तक्षेप की होगी। अविभेदीकरण की नीति का पालन करके लिंग भेद को समाप्त कर अपारंपरिक व्यवसायों का पेशों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्य विद्यमान विकासशील प्रौद्योगिकी में ही होगा। दूसरा, इन्होंने क्या किया, समानता के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की भी शिक्षा को लिया। एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, अनुसूचित जाति शैक्षिक विकास का केंद्र बिंदु सभी स्तरों पर तथा शिक्षा की सभी अवस्थाओं में गैर अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ उनकी समानता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों पर विचार किया गया। क्या गया, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या किया गया कि अनुसूचित जनजातियों को अन्य के समान लाने के लिए शीघ्र ही निम्नलिखित उपाय किए गए। क्या उपाय किए गए कि कबीलाई क्षेत्रों में है ना प्राथमिक विद्यालय खोलने की प्राथमिकता प्रदान की जाए और शिक्षा की सामान्य विधि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी योजना के तहत विद्यालय की इमारतों का क्या होना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, अनुसूचित जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की अपनी विविध विशेषताएं होती हैं। अनुसूचित जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की अपनी विविध विशेषताएं होती है। यह आरंभिक स्तरों पर पाठ्यक्रम विकसित करने तथा कबीलाई भाषाओं में शैक्षिक सामग्री निर्मित करने तथा साथ ही प्रादेशिक भाषा में परिवर्तन के प्रबंधों की आवश्यकता बताती है। शिक्षित तथा प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को कबीलाई क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यह विशाल स्तर पर आश्रम विद्यालयों सहित आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों की उच्च शिक्षा के लिए विशेषतः
तकनीकी, व्यावसायिक तथा अर्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। विभिन्न पाठ्यक्रम में उनके निष्पादन में सुधार के लिए विशेष उपचारात्मक पाठ्यक्रम तथा मनोसामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें अन्य कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे, ताकि छात्रवृत्तियां या अर्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम इनमें डाला गया अनुसूचित जातियों के लिए, ताकि ये विभिन्न बाधाओं को दूर कर अपनी शिक्षा में सरलता लाए और उसके तरफ वे प्रेरित हो सके। प्राथमिकता के आधार पर अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। उन क्षेत्रों में आंगनबाड़ियों के प्रबंध भी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने वाले परिवारों को प्रेरणा के स्रोत दिए जाएंगे जब तक कि बच्चों की आयु 14 वर्ष न हो। परिवार के बच्चों के लिए पूर्व हाई स्कूल छात्रवृत्ति, जिसे कक्षा 1 से आगे की कक्षाओं में लागू किया जाएगा। प्रवेश, पढ़ाई जारी रखने तथा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने की सुनिश्चित बनाने के लिए निरंतर सूक्ष्म नियोजन तथा सत्यापन, इसके साथ ही उनकी आगे की भी शिक्षा तथा रोजगार की संभावना में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक पाठ्यक्रमों का प्रावधान होना चाहिए। विद्यालय बीच में छोड़ देने वाले विद्यार्थियों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की विशेष प्रयास की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की भी भर्ती होनी चाहिए। विद्यालय के भवनों, आंगनबाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों की संपूर्ण सहभागिता में सहायक हो। विद्यालयों के भवनों, आंगनबाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों की संपूर्ण सहभागिता में सहायक हो। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग भी प्रौढ़ शिक्षा ले सके, उसके लिए हर वर्ग के लोग इसमें सहभागिता में, इसमें है ना, सम्मिलित होने में सहायक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जाति की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए नई विधियों की खोज में निरंतर नवाचार का उपयोग हो। विभिन्न अवस्थाओं के कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों में सुविधा का प्रावधान हो। क्या हो, अगर छात्रावास रहेंगे तो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी या अन्य जो दूर दूर से है, दुर्गामी, कबीलाई क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र वाले जो है, वो क्या कर सके, छात्रावास की अगर सुविधा होगी तो ये विभिन्न अवस्थाओं में भी आकर अपनी शिक्षा को पा सकेंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषता है क्या, और इसमें निम्न बिंदुओं को इन्होंने 4 जो हमने बताया प्रमुख बिंदुओं को, इन्होंने इसमें 4 प्रमुख बिंदुओं को आप कैसे इसे दर्शाते हैं, इसका सविस्तार वर्णन करें और फिर हम इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए फिर अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आपको अगर ये मेरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।